सभी को नमस्कार। ज्योग्राफिकल पिवट पर आज पुनः आपका स्वागत। और आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। देखिए, कोई भी विषय हो उसके कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं, कुछ मूलभूत नियम होते हैं। जैसे हम फिजिक्स में देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। यदि आप एक सेब को जहाँ खड़े हो वहाँ पर ऊपर उछालते हो तो भी वो नीचे आएगी। यदि आप एवरेस्ट पे जाके ऊपर उछालते हो तो भी वो नीचे आएगी। अंटार्कटिका पे जाकर ऊपर उछालते हो तो भी वो नीचे आएगी। और यदि आप किसी भी समुद्र के आंतरिक भाग में जाकर उसको ऊपर उछालते हो तो भी वो नीचे आएगी। तो ये जो सार्वभौमिकता हमें देखने को मिल रही है, इसी के आधार पर किसी भी विषय के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स तैयार होते हैं, मूलभूत सिद्धांत तैयार होते हैं। जैसे आप यदि केमिस्ट्री में देखो तो आप Na और Cl को यदि मिलाते हो, चाहे आप कहीं पर भी मिलाइए, कोई भी लोकेशन हो, यदि आप इन दो तत्वों को मिलाते हो तो जो कंपाउंड बनता है वो NaCl या नमक ही बनेगा, कोई दूसरा कंपाउंड नहीं बनेगा। ऐसे ही जैसे मान लो, यहाँ पर तो हम जियोमॉर्फोलॉजी की बात करने जा रहे हैं, लेकिन एक क्लाइमेटोलॉजी का एक उदाहरण लेते हैं। जैसे आप यदि ये कहोगे कि भाई जैसे जैसे आप माध्य समुद्र तल से ऊपर जाते हो वैसे वैसे वायुदाबों में कमी आती है, ठीक है। तो ये एक सामान्य नियम की तरह प्रतिपादित हो गया हम बोल्ट के काम के बाद, ठीक है। और इसी प्रकार जब आप पृथ्वी की सतह पर बात करोगे तो आप ये कहोगे कि भाई जहाँ तापमान ऊंचे होते हैं वहाँ वायुदाबों में कमी देखने को मिलती है, और जहाँ पर वायुदाब ऊंचे होते हैं वहाँ तापमानों में कमी देखने को मिलती है। लेकिन ऊंचाई के साथ वायुदाब और तापमान दोनों में ही कमी देखने को मिलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी विषय की जो मूलभूत समझ होती है, और जब हम उसको अनेकों प्रेक्षणों द्वारा साबित कर चुके होते हैं, वो सार्वभौमिक तौर पे स्वीकार कर ली जाती है, तब हम उसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के रूप में देखते हैं। कुछ ऐसी ही बातें जियोमॉर्फोलॉजी में भी देखने को मिलती है, कुछ ऐसे सामान्य नियम, कुछ ऐसी सार्वभौमिक सामान्यता देखने को मिलती है जिसके कारण हम उन्हें मूलभूत सिद्धांत की संज्ञा देते हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की संज्ञा देते हैं। कुल 10 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हम करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। उनमें से हम 5 आज के लेक्चर में करेंगे और 5 हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो चलो हम शुरुआत करते हैं कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की और उन पर आज चर्चा करते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, उसको मैं पुनः दोहराता हूँ कि किसी विषय में कुछ ऐसी सामान्यता देखने को मिलेगी, ऐसा साधारणीकरण देखने को मिलेगा जो सर्वत्र हमें परिलक्षित होता है, ठीक है। वही मूलभूत सिद्धांतों के रूप में देखे जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं मूलभूत सिद्धांतों की, तो क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, है ना, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के लिए जो चर्चा अभी हमने की थी उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें जो चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो ये है, एक, ये हमारा अभिप्राय किससे होता है, उन सार्वभौमिक नियमों और सिद्धांतों से, है ना। तो हमें ये सार्वभौमिक शब्द जो है इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसा हमें सर्वत्र देखने को मिलता है, ठीक है, सब जगह हमें ये देखने को मिलता है, और ये हमारे विषय की मूलभूत समझ को मजबूत करते हैं, और उसके साथ साथ विषय की विषय वस्तु को गहराई से समझने के लिए भी ये हमारे लिए सदैव महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कुल मिला के हम यदि किसी भी विषय पर हमारी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं तो हमें उस विषय की जो मूलभूत सिद्धांत है, उसकी जो मूलभूत संकल्पनाएं हैं, उस पर हमें गहरी पकड़ बनानी चाहिए। यदि हम वो करते हैं तो फिर वो विषय जो है वो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है, हमारी उस विषय के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो ज़्यादा बेहतर बनती है। अब हम पहले सिद्धांत की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो, जो पहला सिद्धांत है, ध्यान से देखिएगा, ये जल्दीबाजी में करने वाला टॉपिक नहीं है, बड़े आराम से समझ कर करने वाला टॉपिक है। जो भौतिक प्रक्रम और नियम, ध्यान दीजिएगा, जो भौतिक प्रक्रम और नियम, है ना, आज कार्यरत हैं वे ही पूरे भूगर्भिक इतिहास में कार्यरत रहे हैं। तो यहां 2 इंपॉर्टेंट बातें आ गई, एक भौतिक प्रक्रम और नियम, ठीक है। ये भौतिक प्रक्रम और नियम जो आज हमें देखने को मिल रहे हैं पृथ्वी की सतह पर,
ठीक है ना। ये यदि हम पीछे जाकर पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में यदि झांक कर देखते हैं तो ये भौतिक प्रक्रम और नियम पहले भी ऐसे ही कार्यरत थे, ऐसे प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। हाँ, यहां पर एक बात और जोड़नी आवश्यक है, वो ये है कि ये जरूरी नहीं कि ये भौतिक प्रक्रम और नियम उसी तीव्रता के साथ काम कर रहे होंगे पहले जिस तीव्रता के साथ आज काम कर रहे हैं। ये हो सकता है कि आज से ज्यादा तीव्र गति से पहले काम कर रहे होंगे। कुछ भौतिक प्रक्रम और नियम ऐसे हो सकते हैं जो पहले धीमी गति से कार्य कर रहे होंगे और तुलनात्मक रूप से आज जो है वो काफी तीव्र गति से काम कर रहे होंगे। तो इनकी इंटेंसिटी में फर्क आ सकता है, लेकिन आपको आज पृथ्वी की सतह पर जो भौतिक प्रक्रम, जो भौतिक नियम दिखाई दे रहे हैं, ये भूगर्भिक इतिहास में भी पृथ्वी की सतह पर यथावत कार्यरत रहे होंगे। और ये जरूर देखा जा सकता है कि ये हो सकता है आज की तुलना में कुछ धीमी गति से काम कर रहे हो या कुछ तेज गति से काम कर रहे हो, या कुछ केसेस में हो सकता है उन्हीं दरों के साथ जैसा वो पहले कार्यरत रहे होंगे। लेकिन भूगर्भिक इतिहास में ऐसा नहीं है कि यदि आप पूरे इतिहास को टटोल के देखो तो कोई भी आपको भौतिक प्रक्रम या नियम ऐसा मिल जाए जो सदैव एक ही तीव्रता के साथ कार्य कर रहा होगा, ऐसा उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलेगा। यदि हम इसको अंग्रेजी में देखें तो क्या कहेंगे? द सेम फिजिकल प्रोसेसेस एंड लॉज दैट ऑपरेट टुडे operated throughout the geological time, although not necessarily always with the same intensity as now, है ना। तो इसमें ये बात कही गई है कि जो फिजिकल प्रोसेसेस और लॉज आज ऑपरेट कर रहे हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, वो पहले भी यदि आप जियोलॉजिकल हिस्ट्री में झांक कर देखो तो पहले भी कार्य कर रहे होंगे, पहले भी वो ऑपरेटेड होंगे। हाँ, ये जरूर है कि उनकी इंटेंसिटी जो है वो वैसी नहीं रही होगी जैसी आज। अब देखिए, हम इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को थोड़ा और एलेबरेट करते हैं, इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, ठीक है। लेकिन डिटेल में जाने से पहले एक बार फिर दोहरा लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कौन सा है जिसका एलेबरेशन अब हम कर रहे हैं। जो भी भौतिक प्रक्रम बहुत सारे हैं, जैसे अपक्षय है, अपर्दन है, ये भौतिक प्रक्रम ही है, ठीक है ना। जैसे नदियों द्वारा अव्याकार की घाटी का बनना, ये भी एक प्रक्रम है, ठीक है। तो जो भौतिक प्रक्रम और नियम, जैसे नदी जो है ना, वो जो कार्य करती है तो वेलोसिटी के साथ में कैसे कार्य बदलते हैं, है ना, कार्यों की तीव्रता बदलती है, तो वो नियम हो गए, है ना। तो जो भौतिक प्रक्रम और नियम आज पृथ्वी के ऊपर आप देख रहे हो, ठीक है, यही पृथ्वी के इतिहास में पहले भी भूसतह पर कार्यरत रहे होंगे, है ना, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि इनकी तीव्रता शायद वैसी नहीं रही हो जैसी आज हमें देखने को मिल रही है। ये कम भी हो सकती है और ये ज़्यादा भी हो सकती है। ये हमारा पहला फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जियोमॉर्फोलॉजी का। अब हम इसका थोड़ा सा एलैबोरेशन देखते हैं। देखिए, इसी को एकरूपता का सिद्धांत भी कहते हैं, है ना। इसे हम क्या कहते हैं? एकरूपता का सिद्धांत। एकरूपता का सिद्धांत कहते हैं, क्यों कहते हैं इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, और इंग्लिश में कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, है ना। इसको हम एकरूपता का सिद्धांत कहते हैं। एकरूपता का सिद्धांत क्यों कहा है? देखिए, जो भौतिक प्रक्रम और नियम आज कार्यरत हैं वही भूगर्भिक इतिहास में भी पृथ्वी की सतह पर कार्यरत रहे होंगे। इसका मतलब इन भौतिक प्रक्रमों और नियमों में एकरूपता देखी जाती है, इसीलिए इसे एकरूपता का सिद्धांत कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है हमें, इस पहले फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है उसको एकरूपता के सिद्धांत के रूप में भी हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसी हुई। तो एक विद्वान हुए थे जिनका नाम था हटन, है ना। उन्होंने सबसे पहले कब 1785 के अंदर इस एकरूपता के सिद्धांत की बात की थी। फिर प्लेफेयर ने क्या किया, इस बात को और आगे बढ़ाया, है ना।
इसको एक तरह से यूं कहिए कि इसको एक तरह से स्थापित करने की दिशा में काम किया। लेकिन असली काम किसने किया? वो किया लिल महोदय ने। लिल महोदय की किताबों के कई खंड आए, कई वॉल्यूम्स आए, और किताब का शीर्षक था प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी, है ना। इस किताब के कई वॉल्यूम आए और उन वॉल्यूम्स में इन्होंने इस एकरूपता के सिद्धांत को खूब एलेबरेट किया, और उसके बाद लोगों का ध्यान इस तरफ गया और ये सिद्धांत जो है ये पॉपुलराइज हुआ, है ना। तो इसमें ये हटन जो है वो कहते हैं कि वर्तमान भूतकाल की कुंजी है, प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, है ना। इसको हम समझते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है। देखिए, आप मान लो भूगर्भिक इतिहास में जाकर और पृथ्वी की सतह पर जो विभिन्न भौगोलिक घटनाएं हुई उनको समझने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो उन भौगोलिक घटनाओं में भूआकृतिक घटनाएं भी शामिल है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि यदि आप आज पृथ्वी के इतिहास को भली भांति समझते हैं, है ना, आज के इतिहास को, आप ये जानते हैं कि पृथ्वी पर आज के इतिहास में कौन कौन से भौतिक प्रक्रम जो है वो कार्यरत रहे हैं, कार्यरत हैं, है ना, लगातार काम कर रहे हैं। ये हमने बात की पृथ्वी के हाल ही के समय की, है ना। आप इसको वर्तमान समय भी, इतिहास छोड़िए, आप इसको वर्तमान समय के रूप में देखिए, है ना, क्योंकि मैं जब भूगर्भिक इतिहास की बात करूंगा तब तो एक वो लंबे लंबे काल है, लेकिन जब मैं सिंपल इतिहास की बात कर रहा हूं तो एक छोटे से काल में हम पृथ्वी की सतह पर जो भौतिक प्रक्रम और जो भौतिक नियम देख रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी की सतह पर वर्तमान में आज जो भौतिक प्रक्रम और नियम काम कर रहे हैं, यदि हमारी उन पर समझ मजबूत है, यदि हम वर्तमान को भली भांति समझते हैं, तो इस वर्तमान की सहायता से हम भूतकाल को समझ सकते हैं। हम भूतकाल का विश्लेषण भी भौतिक प्रक्रमों और नियमों के संदर्भ में कर सकते हैं। तो यदि वर्तमान है तो आपके पास क्या है? भूत की चाबी है ना। यदि वर्तमान, यदि आज पृथ्वी की सतह पर जो भी भूआकृतिक प्रक्रम काम कर रहे हैं, जो भी भूआकृतिक नियम काम कर रहे हैं, यदि आपकी समझ उनके ऊपर नहीं है, तो फिर आप ये भी नहीं सोच सकते कि भूतकाल में वो कैसे कार्य कर रहे होंगे। आप उस पर भी, आप उस तक भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए वर्तमान में जो भी भौतिक प्रक्रम, भूआकृतिक प्रक्रम, जो भी भौतिक नियम, भूआकृतिक नियम पृथ्वी की सतह पर काम कर रहे हैं, यदि उसको आप जानते हो, पहचानते हो, उसकी कार्य प्रणाली को समझते हो, तो निश्चित रूप से आप भूतकाल जो है उसको भी समझ पाओगे। इसीलिए कहा गया है वर्तमान भूतकाल की कुंजी है, प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। अब देखिए, इसी को हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी पहले ही कॉन्सेप्ट की और बात करते हैं। हटन ने एक गलती की थी, है ना। वो ये गलती की थी हटन ने कि हटन, चलो यहां तक तो ठीक थे कि वो कहते हैं कि पृथ्वी की सतह पर आज जो भौतिक प्रक्रम, जो भौतिक नियम काम कर रहे हैं, वो भूतकाल में भी कार्यरत रहे होंगे। यहां तक तो सही है, लेकिन उन्होंने उसमें एक बात और कही कि वर्तमान एवं भूतकाल में कार्यकारी प्रक्रमों की तीव्रता एक समान रही होगी। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसे हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते और इसे लोगों ने नकार दिया। जहां तक उन्होंने कहा कि भाई पृथ्वी की सतह पर जो भौतिक प्रक्रम और जो भौतिक नियम आज कार्यरत हैं, हमें देखने को मिल रहे हैं, ये भूतकाल में भी रहे होंगे, यहां तक तो ठीक है, लोगों ने इसको स्वीकारा। लेकिन जब उन्होंने कहा कि इनकी तीव्रता भी समान रही होगी, इस पर लोगों ने ऑब्जेक्शन किया और लोगों ने इसको नकार दिया। लोगों ने कहा यह सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम यदि उदाहरण के रूप में देखते हैं तो हम इसको आराम से साबित कर सकते हैं कि ये जो पृथ्वी पर कार्य करने वाले जो भौतिक प्रक्रम और जो नियम है, ये उसी तीव्रता के साथ काम नहीं कर रहे जिस तीव्रता के साथ वो आज काम कर रहे हैं। उस तीव्रता के साथ ये भूतकाल में कार्यरत नहीं थे। तीव्रता भूतकाल में जो थी उससे वर्तमान में भिन्न है ना। या तो वो तेज है या वो धीमी है। जैसे हम एक उदाहरण के रूप में लेते हैं कि यदि हम हिमनदों का उदाहरण लें, है ना, ग्लेशियर्स का उदाहरण लें, तो हम ये जानते हैं कि हिमनद जो है वो ज़्यादा सक्रिय होते हैं ड्यूरिंग द ग्लेशियल एज,
है ना। हिमकाल में वो ज़्यादा सक्रिय होते हैं, ठीक है। और पृथ्वी के ऊपर जो अंतिम हिमकाल है वो प्लीस्टोसिन काल का हिमकाल है ना, प्लीस्टोसिन काल का हिमकाल है। तो प्लीस्टोसिन काल में जो हिमनदों के कार्य करने की दरें थी, जो हिमनदों के द्वारा जिस भी प्रकार के भौतिक प्रक्रम दर्शाए जा रहे थे, ठीक है, ये तय बात है कि उनकी तीव्रता आज के समय से ज्यादा थी, क्योंकि आज हम अंतर हिमानी या यूं कहें इंट्रा ग्लेशियल एज के पीरियड के अंदर हैं। तो यहां हम देख सकते हैं कि हिमनद प्लीस्टोसिन काल में ज्यादा तीव्र, ज्यादा सक्रिय रहे होंगे, है ना। जबकि आज यदि हम उस काल से तुलना करें तो आज उनकी तीव्रता उतनी नहीं है जितनी प्लीस्टोसिन काल में देखी गई, है ना। तो ये बात गलत साबित हो गई जो हटन ने कही थी कि समान तीव्रता रही होगी। ये बात गलत साबित हो रही है। और भी उदाहरण देखते हैं। चलो वोल्केनिक एक्टिविटीज का उदाहरण लेते हैं, है ना। हम अच्छी तरह जानते हैं, यदि हम भूगर्भिक समय सारणी पढ़ते हैं और भूगर्भिक समय सारणी से जुड़ी हुई अलग अलग जो काल हैं, है ना, उनसे जुड़ी हुई प्रमुख घटनाओं पर यदि हम थोड़ा ध्यान देते हैं तो हमें अच्छी तरह पता है कि भूगर्भिक इतिहास में कुछ ऐसे काल रहे हैं जब ज्वालामुखी क्रियाएं आज की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में सक्रिय थी, है ना। तो ज्वालामुखी क्रियाएं भूगर्भिक समय में अधिक सक्रिय रही हैं, उतनी सक्रिय वो आज नहीं है। इसका मतलब तीव्रता समान नहीं रही, है ना। इसके अलावा यदि हम ये लें कि भूपट्टी की जो अस्थायित्व है ना, उसका काल परिवर्तनशील है ना। हम जानते हैं ना कि पेंजिया 1 बना, फिर उसकी ब्रेकिंग हुई, पेंजिया 2 बना, ठीक है, पेंजिया 2 की ब्रेकिंग हुई। इसका मतलब ये हुआ कि भूपट्टी जो है उसमें हमें अस्थायित्व देखने को मिलता है, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि पेंजिया का बनना और बिगड़ना ये इसका हमें स्पष्ट संकेत देता है। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि जितने भी जो भौतिक प्रक्रम और भौतिक नियम जो पृथ्वी की सतह पर वर्तमान में काम कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से भूगर्भिक इतिहास में भी कार्यरत रहे होंगे, लेकिन इनकी तीव्रता समान नहीं रही। ये मोटे तौर पे हम स्थापित कर चुके हैं। इसको थोड़ा और देखते हैं। अतः विभिन्न भूगर्भिक प्रक्रमों की तीव्रता भूगर्भिक इतिहास में बदलती रही है ना। अब हम इस कंक्लूजन पे आते हैं ना कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री में, है ना, जो विभिन्न जो जियोलॉजिकल और जियोमॉर्फिक जो प्रोसेसेस हैं वो बदलते रहे हैं, उनकी तीव्रता बदलती रही है, वो समान दरों से कार्यरत नहीं रहे हैं, ठीक है। परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि जो भौतिक प्रक्रम आज सक्रिय हैं वो पहले सक्रिय नहीं रहे हैं, ये हम नहीं कह सकते। इसका मतलब हम ये स्वीकार करते हैं कि जो भौतिक प्रक्रम, जो भौतिक नियम आज पृथ्वी की सतह पर देखने को मिलते हैं वो भूगर्भिक इतिहास में भी रहे होंगे, पृथ्वी की सतह पर देखने को मिले होंगे। आज हम वर्तमान को समझकर उनके प्रमाण भी जुटा सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जो सरफेस वाटर है, बहता हुआ जल है, नदी, ये वी आकार की घाटी बनाती है, हम सब जानते हैं, है ना। आज की तारीख में हम यदि पृथ्वी की सतह के ऊपर नदियों के क्षेत्रों को देखें तो हमें विशेष तौर पे उनकी जो युवावस्था वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर स्पष्ट घाटियां मिलेगी या नहीं मिलेगी, वी आकार की घाटियां मिलेगी, है ना, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि भूगर्भिक समय में भी ऐसा हुआ होगा, है ना, सॉरी, भूगर्भिक समय में भी ऐसा जरूर हुआ होगा, है ना। तो ये जो पृथ्वी की सतह के ऊपर आज नदी को आप काम करते देख रहे हो, ऐसे ही नदी पुराने समय में भी कार्यरत रही होगी। जिस प्रकार के भूस्वरूप वो आज बना रही है, जिस प्रकार के प्रक्रम आज वो दर्शा रही है, वैसे ही भूस्वरूप उसने पहले भी जियोलॉजिकल हिस्ट्री में भी बनाए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे सिद्धांत की, ठीक है। तो पहले हम लोग अच्छी तरह से पहले सिद्धांत को समझ चुके हैं, ठीक है। मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूं। पहला जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि आज पृथ्वी की सतह पर जो
भौतिक प्रक्रम नियम आपको दिखाई दे रहे हैं या कार्यरत हैं, ये वो भूगर्भिक इतिहास में भी कार्यरत रहे होंगे। पृथ्वी की सतह को उन्होंने उसी तरह से प्रभावित किया होगा, उसी तरह से बनाया होगा जिस तरह से वो आज कार्यरत हैं। हाँ, ये जरूर है कि इनकी तीव्रता भिन्न रही होगी। आज जिस तीव्रता के साथ काम कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ प्रक्रम भूगर्भिक इतिहास में आज से धीमे रहे हों, कुछ प्रक्रम ऐसे हों जो भूगर्भिक इतिहास में आज की तुलना में ज्यादा तीव्रता के साथ कार्यरत रहे हों। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट पे आते हैं, है ना। देखिए, कोई भी लैंडफॉर्म बनेगा, कोई भी लैंडफॉर्म बनेगा, तो लैंडफॉर्म बनेगा तो लैंड की ऊपर ना, है ना, लैंड सरफेस के ऊपर ही तो बनेगा। भाई लैंडफॉर्म कहां बनेगा? हवा में तो बनेगा नहीं। ठीक है, वो बनेगा तो सरफेस के ऊपर ही। और हमारी जो सरफेस है, सतह है, वो अलग अलग भूगर्भिक संरचनाओं से बनी है। ठीक है, हमारी पृथ्वी की सतह पर हमें जो उसका जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है सतह का, उसमें हमें वैरायटी मिलती है ना। हमें अनेक तरह की सतहें पृथ्वी के भिन्न भिन्न भागों में देखने को मिलती है। तो ये सिद्धांत इस बात की वकालत करता है कि जो भी लैंडफॉर्म्स का डेवलपमेंट है ना, उसमें जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जो भूगर्भिक संरचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। और उसके साथ साथ में कोई भी जब लैंडफॉर्म बनता है तो उस लैंडफॉर्म में यदि आप इन्वेस्टिगेट करें, उस लैंडफॉर्म को यदि आप बहुत बारीकी से उसका अध्ययन करें, तो वो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर उसके अंदर रिफ्लेक्ट भी होता है। ठीक है, ये दूसरा सिद्धांत है। एकदम भाषा में क्या कैसे कहेंगे इसको, ये देखो आप, कि स्थल रूपों के विकास में भूगर्भिक संरचना प्रधान भूमिका निभाती है ना। इसका मतलब जितने भी जो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट हम देखते हैं, उसमें जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जो भूगर्भिक संरचना है, उसकी सबसे ज्यादा महत्वता होती है, वो सबसे ज्यादा प्रधान है, वो सबसे ज्यादा प्रमुख है, वो मुख्य है। ठीक है, और वो उसमें परिलक्षित भी होती है। अर्थात जब लैंडफॉर्म बन जाता है, आप यदि लैंडफॉर्म का इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसका यदि वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे, तो आप उस लैंडफॉर्म के अध्ययन से ये बता सकते हैं कि वो लैंडफॉर्म किस प्रकार के भूगर्भिक संरचना के ऊपर निर्मित हुआ है। इसका मतलब वो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर उस लैंडफॉर्म में रिफ्लेक्ट भी होता है। इंग्लिश में कहेंगे तो कैसे कहेंगे? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इज अ डोमिनेंट कंट्रोलिंग फैक्टर इन इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड इज रिफ्लेक्टेड इन देम। अर्थात जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो डोमिनेंट कंट्रोलिंग फैक्टर है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नियंत्रणकारी कारक है लैंडफॉर्म्स के विकास को निर्धारित करने में, लैंडफॉर्म्स के डेवलपमेंट को तय करने में। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन देम, ये उसमें झलकता भी है। ठीक है, बात सही भी प्रतीत होती है। आप पृथ्वी की सतह के ऊपर कहीं पर भी किसी भी प्रकार के भूदृश्य के निर्माण को देखें, तो वो भूदृश्य कहां बना, वहां की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसी थी, वहां की भूगर्भिक संरचना कैसी थी, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है ना। उस भूदृश्य के बनने में जो सबसे बड़ा रोल होता है, जो भूमिका होती है, वो होती है वहां के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की, है ना। और उसके साथ साथ जो भूमिका होती है, वो होती है प्रोसेस की, जिस प्रोसेस से वो बना। ठीक है, और यहां पर हमारा जो फोकस है वो किसके ऊपर है? वो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर है, भूगर्भिक संरचना के ऊपर है। ठीक है, आप यदि डेविस के अपरदन चक्र को यदि अच्छी तरह से समझते हैं, तो आपको पता होगा कि डेविस ने ट्रायो की बात की थी, उसको डेविस के त्रिकट भी कहते हैं, है ना। और उसके जो त्रिकट थे, उसमें एक थी अवस्था, स्टेज, एक स्ट्रक्चर जिसको हम यूं कहेंगे संरचना, और एक था प्रोसेस या प्रक्रम। ठीक है, ये तीन जो है ना, ये डेविस के त्रिकट कहलाते हैं। क्या कहते हैं हम इनको डेविस के त्रिकट कहते हैं, ट्रायो ऑफ डेविस कहते हैं। ठीक है, डेविस क्या कहता है?
अपने अपर्दन चक्र में कि जो भी लैंडफॉर्म डेवलपमेंट है, जो स्थल रूपों का विकास है ना, उसको ये 3 प्रभावित करते हैं। कौन कौन? नंबर 1 संरचना, नंबर 2 प्रक्रम, नंबर 3 अवस्था। अवस्था के ऊपर नो डाउट डेविस का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, है ना। और आप जानते हो कि जर्मन विद्वान पैंक थे, उन्होंने उसका ऑल्टरनेट मॉडल भी दिया था। ठीक है, डेविस के अपर्दन चक्र का ऑल्टरनेट मॉडल भी दिया था, और उन्होंने डेविस की स्टेजेस पे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन दर्शाया था और गहरे विरोधाभास थे इसके ऊपर। लेकिन हाँ, जो डेविस ने बात की थी संरचना की और प्रक्रम की, इस पर जो है वो भूविज्ञानियों की सहमति थी। इसका मतलब ये बात तो यहां पर रिफ्लेक्ट हो गई ना कि स्थल रूपों के विकास में संरचना जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संरचना का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो सिद्धांत है वो मोटे तौर पे तो यहाँ पर हमें लागू होता दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, तो आप पृथ्वी की सतह पर कहीं भी चले जाएं जहां पर लैंडफॉर्म डेवलपमेंट आपको देखने को मिला है ना, कहीं पर भी चले जाएं, जो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट है ना, किसी भी क्षेत्र में, वहां का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, वहां की सतह की भूगर्भिक संरचना जो है वो उसके बनने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, यही ये सिद्धांत है, बहुत सरल सिद्धांत है, और हम इसको थोड़ा सा और हम विस्तारित करके और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हम डेविस की बात करते हैं, है ना, तो डेविस के जो त्रिकट है उसमें एक जो था वो था स्ट्रक्चर, है ना, जिस पर कोई विरोधाभास नहीं है। एक था प्रोसेस, जिसको भी लोगों ने एक्सेप्ट किया, लेकिन एक था अवस्था या स्टेज। ये जो अवस्था है ना, ये लोगों को पची नहीं, है ना। और बहुत सारे जो भौतिक शास्त्री हैं, जो भौतिक भूगोल के विद्वान हैं, जो भूआकृतिक विज्ञानी हैं, उन्होंने इस पर क्वेश्चन मार्क लगाया। ठीक है, इस पर क्वेश्चन मार्क लगाया, और मोटे तौर पे संरचना और प्रक्रम की जो बात है वो जो है वो लोगों ने स्वीकार की, और उस पर लोगों ने कहा कि हाँ, ये बिल्कुल सही है कि स्थल रूपों के विकास में संरचना और प्रक्रम जो है उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इन्हीं संरचना और प्रक्रम के प्रतिफल जो है ना, स्थल रूपों का निर्माण होता है। स्थल रूप अपनी अपनी अपना अपना आकार लेते हैं। अब देखो, जब हम बात करते हैं संरचना की, है ना, तो हमें यह पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर में हम किसको शामिल करें, हमारा क्या मीनिंग है स्ट्रक्चर से। आपने ये तो कह दिया कि भूदृश्यों का निर्माण जो है वो भूगर्भिक संरचना से प्रभावित होता है, और भूगर्भिक संरचना ही स्थल रूपों के विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपने ये सिद्धांत तो बोल दिया। अब आपको ये भी तो जानना होगा ना कि स्ट्रक्चर से हमारा मतलब क्या है, संरचना से हमारा मतलब क्या है। ठीक है, हम इसमें उन तमाम चीजों को शामिल करते हैं जो किसी भी भूसतह की चारित्रिक विशेषताओं का भाग है। जैसे हम इसमें बात करते हैं भौतिक विशेषताओं की, है ना। ठीक है, जितनी भी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो 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 भूगर्भिक संरचना वहां पाई जाती है ना, उसमें क्या क्या शामिल करते हैं, एक भौतिक विशेषताएं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रासायनिक विशेषताओं की, है ना। भौतिक विशेषताओं में कठोरता की बात भी आती है, जो हमने आगे कहीं ना कहीं कर रखी होगी, है ना। ठीक है, तो जियोलॉजिकल इसमें एक हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, दूसरा हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है कि भाई किस प्रकार के खनिज यौगिकों से मिलकर वो सतह बनी हुई है ना, तो वो आती है रासायनिक विशेषताएं। ठीक है, जॉइंट्स जो हैं, है ना, वो है या नहीं है। ठीक है, जोड़ों की उपस्थिति है या अनुपस्थिति है ना। तो वहां का जो चट्टानी जो सतह है, वहां उसकी भूगर्भिक विशेषताओं में, संरचनात्मक विशेषताओं में हम ये भी बात करेंगे कि जॉइंट्स की उपस्थिति है या अनुपस्थिति। हम ये भी देखते हैं कि बेड्स अर्थात संस्तर, है ना, उस क्षेत्र में जब हम संरचना की बात करेंगे, है ना, भूगर्भिक संरचना की बात करेंगे, तो उसमें यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि वहां पर हमें
बैड्स देखने को मिलते हैं, यानी संस्तर देखने को मिलते हैं, यानी उनकी उपस्थिति है या अनुपस्थिति, क्योंकि संस्तर है इसका मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स है, ठीक है। फिर उनमें भ्रंश और वलन जो है वो देखने को मिलते हैं या नहीं है ना। खनिज संगठन कैसा है, ये बेसिकली जो रासायनिक विशेषताएं हैं उसी का एक भाग है। कठोरता ये भौतिक विशेषताओं का ही एक गुण है। घुलनशीलता है ना, रिसाव की क्षमता, ठीक है, किस प्रकार की पोरोसिटी है, क्योंकि उससे फिर रिसाव की क्षमता तय होती है ना। रॉक सीक्वेंस कैसा है, चट्टानी क्रम कैसा है ना। इनका जो बेड्स पाए जाते हैं, ठीक है, उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, विन्यास कैसा है उनका, है ना, वहां की डिप कैसी है, नती कैसी है वहां की। तो ये सब वो पक्ष हैं जो किसी भी क्षेत्र की सतह की भूगर्भिक संरचनाएं तय करते हैं। ये सारे गुण हैं जो मिलकर ये बताते हैं कि पृथ्वी की सतह के ऊपर किसी भाग की भूगर्भिक संरचना कैसी होगी, और ये इस बात को तय करते हैं कि किसी विशिष्ट प्रकार की यदि भूगर्भिक संरचना है तो विशिष्ट प्रकार के प्रक्रम वहां पर कार्यरत होंगे और विशिष्ट प्रकार की जो चारित्रिक लक्षणों वाले भूस्वरूप या यूं कहें कि लैंडफॉर्म्स जो हैं वो वहां पर डेवलप होंगे। तो ये बात पुनः स्थापित हो गई जो हम कह रहे थे शुरू के अंदर कि हमें पृथ्वी की सतह के ऊपर जो लैंडफॉर्म्स दिखाई देते हैं उनके बनने में उस क्षेत्र जहां पर वो लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं वहां की भूगर्भिक संरचना अहम भूमिका निभाती है, प्रधान भूमिका निभाती है, मुख्य भूमिका निभाती है और वो उसमें परिलक्षित भी होती है। इस पूरे के पूरी स्लाइड से ये बात साबित भी होती है। इसका मतलब ये हो गया कि हम यूनिवर्सली इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसमें हमें सार्वभौमिकता दिखाई देती है, अर्थात हम इसको एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। और आगे बात करते हैं देखो इसी की कि भूगर्भिक संरचना का ज्ञान स्थल स्वरूपों के विकास को समझने के लिए जरूरी है। जब आपको यह पता लग गया कि स्थल स्वरूपों के विकास में भूगर्भिक संरचना बहुत अहम भूमिका निभाती है, तो मुझे बताइए कि क्या स्थल स्वरूपों के विकास को आप समझ सकते हो क्या बिना भूगर्भिक संरचना को संज्ञान में लिए हुए? इसलिए यदि आप स्थल रूपों के विकास को समझना चाहते हो तो आपको क्षेत्र की भूगर्भिक संरचना का ज्ञान अनिवार्यतः होना चाहिए, ठीक है। फिर देखो चट्टानों की संरचनात्मक विशेषताएं इनकी भू आकृतिक विशेषताओं से अधिक पुरानी होती है, क्योंकि भू आकृतिक विशेषताएं तो वो है जो अब विकसित हो रही है, जो हमें लैंडफॉर्म्स के रूप में दिखाई दे रही है, वो भू आकृतिक विशेषताएं हैं। पर वो भू आकृतिक विशेषताएं डेवलप किसके ऊपर हुई? वो डेवलप हुई उस क्षेत्र की जो भूगर्भिक संरचना है उसके ऊपर। तो पुराना कौन हुआ? पहले कौन उपस्थित था? पहले से सतह उपस्थित थी और सतह की एक भूगर्भिक संरचना पहले से थी, जिसके ऊपर कई प्रकार के भूआकृतिक प्रक्रमों के कारण हम ये देखते हैं कि वहां पर भूआकृतिक विशेषताओं ने जन्म लिया। तो भूआकृतिक विशेषताएं बाद में आई, ठीक है। आज भी वर्तमान स्थल स्वरूपों में कई चिरकालीन चट्टानी संरचनाएं देखी जा सकती है। इसका मतलब चट्टानी संरचनाएं जो हैं वही पुरानी है और ये जो स्थल रूप है, स्थल स्वरूप है, ये बाद में उसके ऊपर विकसित हुए हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की, ठीक है। दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को हमने अच्छी तरह समझ लिया और हमने देखा ना कि दोनों फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जिनकी हमने बात करी उनकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। आप पृथ्वी सतह पर कहीं पर भी देखो, जो कॉन्सेप्ट जिसकी आप बात कर रहे हो उसका एप्लीकेशन आपको सब जगह देखने को मिलता है। इसका मतलब यूनिवर्सल है, सार्वभौमिकता है। इसका मतलब हम उसको एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा जब हम बात करते हैं, देखो हम ये जानते हैं कि हमारी पृथ्वी की सतह है ना, उस पर जबरदस्त वैरायटी है ना। हमें बहुत अलग अलग तरह के उच्चावच देखने को मिलते हैं। कहीं पे पर्वत है, कहीं पे ऊंचे ऊंचे पठारी भाग हैं, कहीं पे ऊंचे मैदान है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे निम्न मैदान है ना। तो हमें पृथ्वी की सतह पर अनेक प्रकार के उच्चावच दिखाई देते हैं।
ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि पृथ्वी की सतह पर विभिन्न उच्चावच जो हैं, ठीक है, वो इसलिए दिखाई देते हैं, क्यों? क्योंकि भूआकृतिक प्रक्रम विभिन्न दरों पर कार्यरत हैं। ठीक है, हमें पृथ्वी की सतह पर जबरदस्त वैरायटी मिलती है रिलीफ फीचर्स के अंदर। उच्चावचीय जो विशिष्टताएं हैं पृथ्वी की सतह पर, वो बहुत ज्यादा भिन्नताएं दर्शाती हैं, है ना। और ये भिन्नताएं क्यों हैं? क्योंकि जितने भी जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं वो सब जगह एक ही दर से काम नहीं करते। अब देखो, पिछले सिद्धांत को यदि आप थोड़ा सा ध्यान में रखो तो ये सिद्धांत जो है ना वो अपने आप ही साबित होता दिखाई दे रहा है। मुझे बताओ, जब पृथ्वी की सतह पर भूआकृतिक संरचना के गुण भिन्न भिन्न हैं, है ना, और भूआकृतिक संरचना के गुण जो हैं वो ये तय करते हैं कि वहां पर अलग अलग प्राकृतिक संस्थाएं कैसे काम करेगी, किस तीव्रता के साथ काम करेगी। और ये प्राकृतिक संस्थाएं जब काम करती है, ये जो नेचुरल एजेंट्स हैं, जैसे रिवर है ना, जैसे सी वेव्स हैं, जैसे एयर है, ये जो नेचुरल एजेंट्स काम करते हैं, इनकी तीव्रता भी भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग जो भूगर्भिक संरचना है उस पर वो अलग अलग दरों से काम करती हैं ये प्राकृतिक संस्थाएं। तो अलग अलग प्रकार के जो लैंडफॉर्म्स हैं वो भी बनते हैं। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि जब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, उन भिन्नताओं के कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के भूदृश्य बनते हैं, अलग अलग प्रकार के भौतिक प्रक्रम वहां काम करते हैं और अलग अलग दरों के साथ काम करते हैं। तो ये जो अलग अलग दरों के साथ काम करते हैं, यही कारण है कि पृथ्वी की सतह पर आपको बहुत ज्यादा वैरायटीज देखने को मिलती है रिलीफ फीचर्स में। तो देखो, ये सिद्धांत पुष्ट होता है ना। यदि हम पिछले दो सिद्धांतों को ध्यान से समझें तो उन दो सिद्धांतों के आधार पर हम इस सिद्धांत की बैकिंग कर सकते हैं और हम ये बात कह सकते हैं कि इस सिद्धांत में जो बात कही है वो भी सार्वभौमिक है। अतः इसे भी हम भूआकृतिक विज्ञान के एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अर्थात एक मूलभूत सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। अंग्रेजी में कहेंगे तो क्या कहेंगे हम? टू ए लार्ज डिग्री द अर्थ सरफेस possesses variety of relief features because the geomorphic processes operate at different rates, है ना। क्योंकि ये जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस है ये अर्थ की सरफेस के ऊपर अलग अलग दरों के साथ काम करते हैं और यही कारण है कि पृथ्वी की सतह पर हमें रिलीफ फीचर्स में बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अब देखो, इसी को थोड़ा सा और खोल कर देखते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक प्रोसेस होता है निम्नीकरण, है ना, ग्रेडेशन, जिस प्रोसेस के अंतर्गत जो जितने भी जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं, जो अंतर्जात बल हैं, वो क्या करते हैं? पृथ्वी की सतह पर विभिन्नताएं पैदा करते हैं, है ना। और पृथ्वी की सतह पर वो क्या करते हैं? इम्बैलेंसेस, असंतुलन पैदा करते हैं। उसके बाद जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं जिसमें हम मूलतः मान लीजिए डेनुडेशन के प्रोसेस को शामिल करें, अनाच्छादन के प्रोसेस को शामिल करें, जिसके दो भाग हैं, अपक्षय और अपर्दन। ठीक है, तो ये जो डेनुडेशन प्रोसेस है, जो अनाच्छादन की जो प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत वो जो ऊंचे उठे हुए भाग हैं, है ना, उनका निम्नीकरण होता है, उनका ग्रेडेशन होता है। ठीक है, अब देखो, ये जो ग्रेडेशन होता है ये बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है और इस निम्नीकरण की जो दरें हैं, है ना, जो रेट्स हैं, वो भी एक नहीं है, एक हो भी नहीं सकती, है ना, वो एक नहीं है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की सतह पर आपको अनेक प्रकार की भिन्नताएं देखने को मिलती है वहां की भूगर्भिक संरचनाओं में, है ना, वहां के चट्टानी स्तर में। ठीक है, तो वहां के चट्टानी गुण भिन्न भिन्न हैं, संरचनाएं भिन्न भिन्न हैं। तो फिर मुझे बताइए कि निम्नीकरण जो है उसकी दरें समान कैसे हो सकती है ना? समान हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये हुआ कि जो अलग अलग जो सतह है ना, वो अलग अलग दर से निम्नीकरण के विरुद्ध अवरोध पैदा करती है ना, उनकी रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब इसको आप यूं समझिए
आप यदि हिमालय की बात करो तो हिमालय नवीन वलित पर्वत है। हिमालय में जो मटेरियल है, ठीक है, वो लूजली बॉन्ड है ना, वो उतना ज्यादा कॉम्पैक्ट तरीके से बंधा हुआ नहीं है जिस तरह से अरावलीज के केस में है। ठीक है, तो जो रेट ऑफ ग्रेडेशन है वो हिमालयाज में ज्यादा होगा, होना ही होना है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर जो मटेरियल है वो उतना ज्यादा कसा हुआ नहीं है, उतना ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है, वो लूजली बाउंड है, तो उसका जल्दी से अनाच्छादन होगा, ज्यादा तेज गति से वहां पर अपर्दन हो, अपक्ष और अपर्दन होगा। परिणाम स्वरूप वहां पर निम्नीकरण की दरें भी तेज रहेगी। दूसरी तरफ यदि आप अरावली की बात करते हो तो अरावली जो है वो ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स है ना, एंशियंट फोल्डेड माउंटेन्स है ना। भूगर्भिक इतिहास को देखें तो हिमालय तो बहुत नवीन है और अरावली बहुत पुरानी है। अरावली के लिए ज़्यादातर लोग ये इस बात का समर्थन करते हैं कि वो प्री कैम्ब्रियन काल की है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन काल की, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। और कुछ केसेस में हमें थोड़ा सा ये मिलता है कि नहीं, ये जो सेकंड जो ओरोजेनी थी है ना, उसके अंतर्गत इसका अरावली माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि जो पृथ्वी की सतह पर जो पहली महत्वपूर्ण पर्वत निर्माण काल की घटना थी उससे अरावली का संबंध है, अर्थात अरावली जो है वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड की है। ठीक है, तो अरावली पर्वत जो थे वो पहले बहुत ऊंचे थे है ना, बहुत ऊंचे थे, नवीन थे। आज पुराने हैं, किसी समय नवीन थे। आज हम ये कह सकते हैं कि हम, जैसे मैं प्रौढ़ हूं, लेकिन कभी तो मेरी बाल्यावस्था भी रही होगी, युवावस्था भी रही होगी, है ना, आज भी युवावस्था है। ठीक है, तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि जिस समय ये पर्वत उतने पुराने नहीं थे उस समय इनके ऊपर निम्नीकरण की दरें तेज रही होंगी और इनके कोर वाले भागों में जो रेट ऑफ मेटामॉर्फिज्म है वो अच्छा रहा होगा, है ना। कायांतरण की डिग्री जो है वो अच्छी रही होगी, उसके कारण इनके आंतरिक भाग जो है वो मजबूत होते गए, कॉम्पैक्ट होते गए। धीरे 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 जब ऊपरी सतह जो है अपर्दित हो गई और जब ये केवल अवशिष्ट पर्वत बचे, है ना, आज की तारीख में अरावली जो है वो रेजिडुअल माउंटेन्स है, अवशिष्ट पर्वत है। तो अब क्या है कि ये जो अरावलीज हैं इनकी रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेडेशन, है ना, इनकी जो निम्नीकरण के विरुद्ध अवरोध की जो क्षमता है ना, वो ज्यादा है। और इसी कारण से इनका जो रेट ऑफ डिग्रेडेशन है वो हिमालय की तुलना में बहुत कम है। क्लियर? इसका मतलब ये है कि हाँ, ये जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, है ना, ये भी हमें ऐसा प्रतीत होता है ना, तीसरा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की, कि हमें इसके अंदर सार्वभौमिकता देखने को मिलती है। चलिए देखते हैं कि पृथ्वी की सतह का निम्नीकरण, है ना, ग्रेडेशन, पृथ्वी की सतह का निम्नीकरण विभिन्न दरों से होता है ना, जैसे मैंने आपको अभी अरावली और हिमालय का उदाहरण देके बताया। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी की जो सतह है उस पर जो चट्टाने हैं, है ना, उनके गुणों में हमें भिन्नता देखने को मिलती है, भूगर्भिक संरचना में हमें भिन्नताएं देखने को मिलती है। तो इसी भिन्नता के कारण अलग अलग क्षेत्रों में निम्नीकरण की जो दरें हैं वो भी अलग अलग होगी। ठीक है, और वो अलग अलग क्यों होगी? क्योंकि निम्नीकरण के विरुद्ध जो अवरोध है उसकी कोटि भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देखने को मिलेगी, है ना। सामान्यतः हम देखते हैं कि अधिक ऊंचाई वाले उच्चावचों का आधार कठोर चट्टानों से बना होता है। ठीक है, जो ऊंचे उच्चावच हैं उनका आधार, है ना, कठोर चट्टानों से मिलकर बना होता है, और निम्न उच्चावचों का आधार तुलनात्मक रूप से कमजोर चट्टानों से मिलकर बना होता है। अब देखिए अरावली और हिमालय के उदाहरण को यहां पर देखिए, है ना। अब अरावली भी किसी समय हिमालय की तरह विशाल थी, ठीक है, और हिमालय भी विशाल है ना। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो उच्चावच हैं, है ना, ये अधिक ऊंचाई वाले हैं या नहीं है?
ठीक है, इनके आधार कठोर चट्टानों से मिलकर बने होते हैं। तो हिमालय जो है उसका आधार तो अभी एक्सपोज हुआ नहीं, क्योंकि उसके तो अभी ऊपर से बहुत सारे मटेरियल का ग्रेडेशन होना है ना, ठीक है, तब जाके केवल और केवल अवशिष्ट भाग बचेगा। लेकिन अरावलीज बहुत पुरानी है ना, प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, उनका निम्नीकरण बहुत हद तक हो चुका है। अब केवल और केवल वो रेजिडुअल माउंटेन्स के रूप में बचे हैं, वो केवल अवशिष्ट पर्वतों के रूप में बचे हैं, ठीक है। लेकिन यदि कोई उच्चावच है ही निम्न, है ना, यदि कोई उच्चावच है ही निम्न, तो उनका आधार तुलनात्मक रूप से कमजोर चट्टानों से बना पाया जाता है। ऐसा देखा जाता है किसकी तुलना में? अधिक ऊंचाई वाले उच्चावचों की तुलना में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि हमें यहाँ पर अरावली और हिमालय जो है, ठीक है, उसकी तुलना किस रूप में कर और हमें इस सिद्धांत पर अपनी समझ जो है उसको मजबूत बनाना है। चलिए हम अगली स्लाइड में चलते हैं। देखिए, अभी हम इसी सिद्धांत को थोड़ा और पुष्ट करने की कोशिश करते हैं, है ना। देखिए, जो चट्टानी संगठन होते हैं, है ना, चट्टानें किस प्रकार के रासायनिक तत्वों से मिलकर बनी है, ठीक है, और उनकी जो संरचना है ना, संगठन और संरचना में तमाम प्रकार के भौतिक और रासायनिक गुण शामिल किए जाते हैं। हमें इसमें भिन्नता देखने को मिलती है ना, हमें इसमें भिन्नता देखने को मिलती है। तो इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि चट्टानी संगठन तथा संरचना की भिन्नता मात्र प्रादेशिक भूगर्भिक विभिन्नताओं में ही नहीं बल्कि स्थानीय स्थल रूपों में भी देखने को मिलती है। तो ये जो भिन्नताएं आपको चट्टानी संगठन और संरचना में मिलती है, ये प्रादेशिक भूगर्भिक विभिन्नताएं जो है उसको तो दर्शाती है। उसके साथ साथ वहां पर जो स्थल रूप है, ठीक है, उसमें भी ये विभिन्नताएं जो है ये परिलक्षित होती है ना। यद्यपि चट्टानों के संगठन एवं संरचना की भिन्नता पृथ्वी की सतह के निम्नीकरण और भूआकृतिक प्रक्रमों की दर के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण कारक है ना। इसी चीज को हमने पिछली स्लाइड में समझने की कोशिश की थी ना। यही चीज हम बार बार फोकस कर रहे थे कि जो निम्नीकरण की दरें हैं उसको निर्धारित करता है कौन? किसी भी क्षेत्र की सतह के गुण, है ना, वहां के चट्टानों के गुण, वहां के संरचनात्मक गुण ये तय करते हैं। इसका मतलब अवरोध जो है वो अलग अलग दरों से होगा। निम्नीकरण के विरुद्ध जो अवरोध है उसकी दरों में भी भिन्नताएं हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा कई दूसरे फैक्टर भी यहाँ काम करते हैं, है ना। केवल और केवल संरचना या चट्टानी गुण ही नहीं, वहाँ पर उस प्रदेश में तापमान दशाएं कैसी है, उस प्रदेश में ह्यूमिडिटी या आर्द्रता संबंधी दशाएं कैसी है, वहाँ प्रेसिपिटेशन किस प्रकार का होता है ना, कितनी मात्रा में होता है, वहाँ पर ऊंचाई कितनी है ना, वहाँ पर चट्टानों का आवरण कैसा है ना, वहाँ पर उच्चावचीय विशेषताएं कैसी है, वहाँ पर वनस्पति का प्रकार कैसा है, उसकी सघनता कैसी है। ये भी बहुत सारे कारक हैं जो चट्टानी संरचना के साथ साथ महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। देखो, इसी को और मजबूत करते हैं कि उदाहरण स्वरूप किसी भी घाटी की तली एवं शीर्ष में अंतर दिखाई देता है ना। घाटी की तली और घाटी के शीर्ष को आप देखोगे तो वहां आपको कई प्रकार की भिन्नताएं देखने को मिलती है ना। तो हम ये देखते हैं कि ये जो घाटी का शीर्ष होता है ना, और जो घाटी की तली है, इन दोनों भागों में यदि आप गौर से देखें तो आपको सूक्ष्म जलवायु दशाओं में आपको भिन्नताएं देखने को मिलेगी। जो माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, है ना, वो डिफरेंट होती है घाटी के ऊपरी भागों में और घाटी के तली वाले भागों में, घाटी शीर्ष और घाटी की तली वाले भागों में। तो जो हिल टॉप और जो वैली बॉटम है ना, वहां पर हमें जो माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भिन्न भिन्न मिलती है ना। वर्षण, वाष्पीकरण की दरें, सूर्याभिताप की तीव्रता, इन सब में अंतर देखने को मिलता है ना। हमें इन सब में अंतर देखने को मिलता है और यही सारे कारण हैं कि इन स्थानों पर भूआकृतिक प्रक्रमों में भी भिन्नताएं देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो घाटी का शीर्ष है वहां पर जो भूआकृतिक प्रक्रम है
वो अलग तरीके से काम करते हैं, अलग दरों से काम करते हैं। किसकी तुलना में? घाटी तली की तुलना में। ठीक है, तो वहाँ पर अपक्षय और अपर्दन की जो दरें होगी वो भी भिन्न भिन्न होगी, निक्षेपण की जो दशाएं होंगी वो भी भिन्न भिन्न होगी। इसका मतलब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा सिद्धांत है उसकी स्पष्ट पुष्टि हमें होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा एक बार इस सिद्धांत को पुनः देखते हैं। हमने बात कहां से शुरू की थी कि पृथ्वी की सतह पर विभिन्न उच्चावच देखे जा सकते हैं, चूंकि भूआकृतिक प्रक्रम जो है वो विभिन्न दरों पर कार्यरत है। अब हम संतुष्ट हैं कि ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, है ना, वो सही है। क्यों? क्योंकि हमें पूरी पृथ्वी की सतह पर ऐसा देखने को मिलता है। इसका मतलब हम इसको एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो 3 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमारे पूरे हो गए। अब हम चौथे फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात करेंगे। देखिए, जो भूआकृतिक प्रक्रम है, ठीक है, वो जो स्थल स्वरूप है उस पर अपनी छाप छोड़ते हैं, अपना इंप्रेशन छोड़ते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का जो भूआकृतिक प्रक्रम होगा, ठीक है ना, वो क्या करेगा, वो जब लैंडफॉर्म्स बनाएगा तो उन लैंडफॉर्म्स को देखकर आप ये बता सकते हो कि ये लैंडफॉर्म्स जो हैं वो किस प्रकार के जियोमॉर्फिक प्रोसेस से बने हैं। क्लियर? ठीक है, तो भूआकृतिक प्रक्रम क्या करता है, उस पर अपनी विशिष्ट छाप छोड़ देता है। ठीक है, और एक भूआकृतिक प्रक्रम यदि आप देखते हो, है ना, उसको यदि आप काम करते हुए देखते हो लगातार, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि वो एक यूनिक सेट ऑफ लैंडफॉर्म्स बनाता है ना, जिनकी अपनी विशिष्ट चारित्रिक विशेषताएं होती है। आप देखते हो जैसे एक भूआकृतिक प्रक्रम के रूप में आप एक नदी के कार्यों को ले लो, ठीक है, और एक पवन के कार्यों को ले लो, है ना, 2 का कंपैरिजन करते हुए चलते हैं। तो बेसिकली नदी जिस तरह से काम करती है वो भी एक भूआकृतिक प्रक्रम है ना, वो भी एक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है। और जो हवाएं हैं, है ना, वो किस तरह से काम करती है वो भी एक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है। ठीक है, अब ये दोनों काम करती हैं, है ना, अलग अलग स्थानों पर आपको, और कई बार एक ही स्थान पर ये दोनों कार्य आपको मिल सकते हैं, है ना, बहता हुआ जल भी और पवने भी। ठीक है, तो यहां हम ये देखते हैं कि यदि आप पवन के कार्यों को एक विशिष्ट भूआकृतिक प्रक्रम के रूप में देखते हो, तो मुझे बताओ कि पवन के कार्यों के परिणाम स्वरूप बने स्थल स्वरूप हैं, वो भी विशिष्ट होते हैं, नहीं होते, है ना? ठीक है, और आप उन स्थल स्वरूपों को देखकर ये कह सकते हैं, ये साबित कर सकते हैं कि इनका निर्माण पवन द्वारा हुआ। इसी प्रकार नदी अपने विशिष्ट प्रकार के लैंडफॉर्म्स बनाती है, ठीक है, और नदी उन लैंडफॉर्म्स पर अपनी छाप भी छोड़ती है। इसीलिए उन लैंडफॉर्म्स को देखकर आप ये कह सकते हो कि ये नदी द्वारा निर्मित है। तो ये बताइए, क्या पृथ्वी की सतह पर सब जगह हमें ये देखने को मिलता है, नहीं मिलता? सब जगह हमें ये देखने को मिलता है ना? आप पृथ्वी की सतह पर कहीं भी चले जाइए, यदि आपको वहां पवन द्वारा किए गए कार्य दिखाई देंगे, ठीक है, तो उसी प्रकार से पवन द्वारा किए गए कार्य आपको अन्यत्र दूसरे स्थान पर भी दिखाई देंगे। इसका मतलब पवन को यदि आप एक भूआकृतिक प्रक्रम के रूप में लें, है ना, पवन के कार्यों को, तो आप ये देखोगे कि ये पवने चाहे कहीं भी काम करे, है ना, ये एक विशिष्ट सेट ऑफ लैंडफॉर्म्स बनाती हैं, है ना, जिनके विशिष्ट चारित्रिक लक्षण होते हैं। क्लियर? अब देखो, हम सिद्धांत को भाषा के रूप में देखते हैं कि भूआकृतिक प्रक्रम स्थल स्वरूपों पर अपनी विशिष्ट छाप छोड़ते हैं। यही तो कारण है कि उन स्थल स्वरूपों को देखकर, उनका अध्ययन करके आप ये पुष्ट कर सकते हैं कि ये कौन से भूआकृतिक प्रक्रम के प्रतिफल हैं। ठीक है, तथा
प्रत्येक भूआकृतिक प्रक्रम अपने विशिष्ट चारित्रिक गुणों वाले विभिन्न स्थल स्वरूपों का विकास करता है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि ये जितनी भी जो स्थलाकृतियां हैं, ठीक है, ये पवन के अपरदनात्मक कार्यों से निर्मित स्थलाकृतियां हैं। हमारे पास उसका एक अलग अलग सेट है ना। ये जितने भी स्थलाकृतियां हैं ये पवन के निक्षेपात्मक कार्यों से बनी स्थलाकृतियां हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कोई विशिष्ट जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है वो विशिष्ट प्रकार के लैंडफॉर्म्स बनाता है। उन लैंडफॉर्म्स को देखकर आप ये पता लगा सकते हो कि इनको बनाने वाली संस्था कौन सी थी, इनको बनाने वाले भूआकृतिक प्रक्रम कौन से थे, नंबर 1। नंबर 2 कि एक विशिष्ट प्रकार के प्रक्रम के अंतर्गत विशिष्ट चारित्रिक लक्षणों वाले भूदृश्यों का विकास होता है, लैंडफॉर्म्स बनते हैं। इंग्लिश में किस तरह देखेंगे इसको? जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस लीव देयर डिस्टिंक्टिव इम्प्रिंट अपॉन लैंडफॉर्म्स, है ना। ये जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस है ये क्या करते हैं? अपने डिस्टिंक्टिव इम्प्रिंट्स मतलब अपने विशिष्ट छाप छोड़ देते हैं लैंडफॉर्म्स के ऊपर। एंड ईच जियोमॉर्फिक प्रोसेस डेवलप्स इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स असेंबलीज ऑफ लैंडफॉर्म्स। और वो प्रत्येक जो भूआकृतिक प्रक्रम है ये अपने एक विशिष्ट समूह के जो लैंडफॉर्म्स हैं उनका निर्माण करते हैं। चलिए अब इस पर और समझ मजबूत करने के लिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और इस सिद्धांत को थोड़ा और खोलकर हम देखते हैं। देखो, हम यहां पर प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। वो प्रोसेस हो सकता है कि किस प्रकार से नदी अपना कार्य कर रही है, किस प्रकार से हिमनद अपना कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से भूमिगत जल अपना कार्य कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस शब्द है ना, इससे हमारा तात्पर्य उन विभिन्न जो भौतिक और रासायनिक जो प्रक्रियाएं हैं उनसे है जो अल्टीमेटली हमारी जो भूसतह है उसको आकार देते हैं, ठीक है, उससे है। हम जानते हैं कि अंतर्जात बल है ना, और अंतर्जात बलों के अंतर्गत ज्वालामुखी और भूकंप की क्रियाएं होती हैं। ज्वालामुखी और भूकंप की क्रियाओं से विशिष्ट प्रकार के लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है। उनको देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि इनका निर्माण किस प्रक्रम से हुआ, है ना। और हम ये देखते हैं कि विशिष्ट प्रकार के भूदृश्य विकसित होते हैं विशिष्ट प्रकार के भूआकृतिक प्रक्रम के द्वारा। इसका मतलब सिद्धांत पुष्ट हो रहा है ना। और ऐसे ही बहिर्जात बलों के केस में भी हम देखते हैं किस प्रकार से अपक्षय और अपर्दन के अंतर्गत कार्य होते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि भूआकृतिक प्रक्रमों के भूसतह पर कार्यरत रहने की अवधारणा जो है वो नवीन नहीं है ना। भूआकृतिक प्रक्रम जो है वो भूसतह पर काम करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, ठीक है। परंतु ये अवधारणा कि विशिष्ट प्रक्रम भूसतह पर अपनी छाप छोड़ते हैं ये नवीन है, और ये हमें पूरी पृथ्वी की सतह पर सब जगह देखने को मिलता है। हमें सर्वत्र ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब देखो आगे बात करते हैं हम। देखो, हम जानते हैं कि वनस्पति और जंतु, है ना, ये अपना एक विशिष्ट विकास दर्शाते नहीं दर्शाते। जैसे हम हैं, ठीक है, हम लोग, हमारा पहले जन्म होता है, हम शिशु होते हैं, फिर हम बाल वर्ग में आते हैं, किशोर होते हैं, फिर हम युवावस्था में आते हैं, फिर प्रौढ़ावस्था में, फिर वृद्धावस्था में। तो हम देखते हैं कि वनस्पति और जंतु अपने विकास संबंधी चारित्रिक विशेषताएं रखते हैं। बताओ रखते हैं नहीं रखते? हर एक स्टेज, हमारी जो हर एक स्टेज है वो एक विशिष्ट प्रकार की अवस्था है या नहीं है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार स्थलाकृतियां भी विशिष्ट विकास संबंधी गुण रखती है। इसका मतलब ये जो विकास संबंधी अवधारणा जिसको आप वनस्पति और जीवों के ऊपर देखते हो, ये आपको स्थलाकृतियों पर भी देखने को मिल सकती है। स्थलाकृतियां भी विशिष्ट विकास संबंधी गुण रखती है, ठीक है, जो कि उनके विकास के लिए उत्तरदायी भूआकृतिक प्रक्रम पर निर्भर करता है। ये किस पर निर्भर करता है कि वो बनी किससे, है ना, कौन से प्रक्रम जो है उनके बनने के लिए उत्तरदायी थे, ठीक है। हम जानते हैं कि
जैसे बाढ़ के मैदान है ना, जलोढ़ शंकु है, जलोढ़ पंख है, डेल्टा है, ठीक है, प्राकृतिक तटबंध है ना, और बहुत सारी स्थलाकृतियां हो सकती हैं, ठीक है। ये बनती किससे हैं? ये नदी के कार्यों से बनती है ना। तो हम देखते हैं कि इनका जो है वो इनके विशिष्ट स्वरूप देखने को मिलते हैं, ठीक है, और उसके आधार पे हम इनका हम आनुवंशिक वर्गीकरण भी कर सकते हैं, जेनेटिक क्लासिफिकेशन भी हम इसका कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि भूदृश्यों का आकारिकी आधारित वर्गीकरण है ना, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस के ऊपर उनका जो क्लासिफिकेशन है वो भी भूआकृतिक विकास पर ही आधारित है ना, वो भी भूगर्भिक विकास पर ही आधारित है। अब देखिए ये पांचवा सिद्धांत की बात करेंगे। आज का ये लास्ट सिद्धांत होगा। चौथे सिद्धांत को एक बार फिर मजबूत कर लेते हैं। देखो, भूआकृतिक प्रक्रम स्थल रूपों पर अपनी विशिष्ट छाप छोड़ते हैं, अर्थात आप स्थल रूपों का अध्ययन करके, है ना, उनका इन्वेस्टिगेशन करके आप इजीली इस बात को पहचान सकते हो कि इनका निर्माण किन भूआकृतिक प्रक्रमों से हुआ, ठीक है। तो ये बात स्थापित होती है ना कि आप पृथ्वी की सतह पर कहीं भी जाएं और यदि आप किसी भी भूदृश्य का अध्ययन करते हैं, है ना, तो आप जो है इस बात को भली भांति जान सकते हैं कि इन भूदृश्यों के निर्माण में किस भूआकृतिक प्रक्रम की प्रमुख भूमिका थी, ठीक है। तो भूआकृतिक प्रक्रम स्थल रूपों पर अपनी विशिष्ट छाप छोड़ते हैं, है ना। और अगला क्या है? प्रत्येक भूआकृतिक प्रक्रम अपने विशिष्ट चारित्रिक गुणों वाले विभिन्न स्थल रूपों का विकास करता है। इसका मतलब कोई भी भूआकृतिक प्रक्रम जो है ना, वो एक सेट ऑफ लैंडफॉर्म्स बनाता है, ठीक है। और यही कारण है कि हमें पता है कि नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां कौन सी है, वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां कौन सी है, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां कौन सी है ना। ये जो अलग अलग सेट्स हैं, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि भूआकृतिक प्रक्रम जो है वो लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। तो उन लैंडफॉर्म्स में उन भूआकृतिक प्रक्रमों की छाप बनी रहती है ना, और हम उन लैंडफॉर्म्स की स्टडी करके ये पता कर सकते हैं कि उनका निर्माण किन भूआकृतिक प्रक्रमों के अंतर्गत हुआ। दूसरी बात यह है कि एक भूआकृतिक प्रक्रम जो है अपने विशिष्ट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लैंडफॉर्म्स जो है वो बनाता है, और ये पृथ्वी की सतह पर सब जगह देखने को मिलता है। इसलिए हम इसको एक सार्वभौमिक नियम और सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, और इसीलिए हम इसे भूआकृति विज्ञान के चौथे मूलभूत सिद्धांत के रूप में स्वीकार करते हैं। अब देखो, हम जब बात करते हैं पांचवें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की, ठीक है, हम देखते हैं कि पृथ्वी की भूसतह पर अलग अलग अपरदन कार्य होते रहते हैं, ठीक है, और अलग अलग प्रकार के स्थल स्वरूप भी बनते हैं, और हमें इनके अंदर एक डेफिनेट सीक्वेंस सी देखने को मिलती है। क्लियर? एक बार सिद्धांत को पढ़ते हैं। देखो, जब भूसतह पर विभिन्न अपरदन कारक, ये थोड़ा ध्यान देने की बात है, विभिन्न अपरदन कारक, एक से ज्यादा अपरदन कारक है ना, कारक कार्य करते हैं, तो वहां इसके परिणाम स्वरूप बने स्थल रूपों में भी एक निश्चित क्रम पाया जाता है। अब आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो कि यदि आप स्थल रूपों के क्रम को यदि आप समझते हैं तो आपको वहां पर एक डेफिनेट सीक्वेंस मिलेगी। किसी भी क्षेत्र के स्थल रूपों का अध्ययन करो आप, है ना, वहां पर आपको एक डेफिनेट सीक्वेंस मिलेंगी, किसके बाद कौन। तो आपको यह भी पता लग जाएगा कि इस क्षेत्र में कब कौन से अपरदन कारक कार्यरत रहे होंगे इस पर्टिकुलर एरिया के अंतर्गत। क्लियर? क्योंकि पृथ्वी की सतह पर आप किसी भी एरिया का अध्ययन कर लो, ठीक है, उसकी जियोमोर्फोलॉजी कभी भी सरल नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर इस लंबे भूगर्भिक इतिहास में
अनेकों अनेक अपर्दन कार्य संपादित हुए होंगे। अलग अलग समय ये जो अपर्दन कार्य संपादित हुए, इन अपर्दन कार्यों के अंतर्गत अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण भी हुआ। ठीक है, अब यदि आप अध्ययन करते हैं उस क्षेत्र का, उस क्षेत्र की के स्थल रूपों का, उस क्षेत्र की लैंडफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो आपको वहां के जो लैंडफॉर्म्स हैं उसके डेवलपमेंट में आपको एक डेफिनेट सीक्वेंस मिलेगी, एक क्रम मिलेगा। ठीक है, आप उस क्रम को यदि भली बातें समझ जाते हैं तो आपको यह भी पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में, है ना, इस भूसतह के इस क्षेत्र पर कब कौन से अपर्दन कारक प्रभावी रहे होंगे। ठीक है, तो जब भूसतह पर विभिन्न अपर्दन कारक कार्य करते हैं, और ये बात सार्वभौमिक है कि आपको किसी भी भूसतह का जब आप भूगर्भिक इतिहास खंगालने लगोगे तो वहां पर आपको अलग अलग समय में अलग अलग अपर्दन कारक कार्य जो है ना, वो वहां संपादित हुए हैं। आपको उनके इंप्रेशंस वहां देखने को जरूर मिलेंगे यदि आप गहराई से इन्वेस्टिगेट करोगे। इसके परिणाम स्वरूप जो भी स्थल स्वरूप बनते हैं, हमें उसके अंदर भी एक सीक्वेंस देखने को मिलती है। When different erosional agents act upon the earth's surface, as a result an orderly sequence produced or found in the landforms। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब पुनः हम याद करते हैं एक बार फिर से डेविस को। ठीक है, अब डेविस क्या कहता है कि स्थल स्वरूप अपने विकास की अवस्था के अनुरूप विशिष्ट चारित्रिक लक्षण रखते हैं। क्यों? आप यदि डेविस के अपर्दन चक्र को पढ़ते हो तो उस डेविस के अपर्दन चक्र में आप अलग अलग अवस्थाएं देखते हो ना, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। क्या युवावस्था में आप यदि डेविस के अपर्दन चक्र को याद करें और यदि वो ये बताता है, नदी के अपर्दनात्मक कार्यों को समझाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि वी आकार की घाटियां बनती है युवावस्था में, तो बताइए वो युवावस्था की चारित्रिक विशेषता होगी या नहीं होगी? हालांकि और बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं जो युवावस्था में ही आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे कि मियांडर्स, है ना, मियांडर्स आपको प्राइमरीली आपको प्रौढ़ावस्था में देखने को मिलेंगे, विसर्प, है ना, मैंने शब्द यूज किया है प्राइमरीली, है ना, प्रमुख रूप से। ऐसे ही आप ओल्ड एज में जाओगे तो आपको डेल्टा फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो डेविस ये बात कहता है ना कि स्थल रूप अपने विकास की अवस्था के अनुरूप विशिष्ट चारित्रिक लक्षण दिखाते हैं। क्यों? डेल्टा के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना, मियांडर्स या विसर्प के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वी शेप वैली के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अलग अलग जो अवस्थाएं हैं विकास की, उसके अंदर अलग अलग चारित्रिक लक्षण वाले लैंडफॉर्म्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। ठीक है, अब ये बात देखो अभी हमने की, है ना, हम एक बार पीछे झांक के देखते हैं कि देखो सिद्धांत क्या था। जब भूसतह पर विभिन्न अपर्दन कारक कार्य करते हैं तो वहां इनके परिणाम स्वरूप स्थल रूपों में एक विशिष्ट क्रम देखने को मिलता है। अभी तो हमने बात की है एक ही जो प्रोसेस है उसकी डिफरेंट स्टेजेस की, है ना। ये भी हो सकता है कि एक ही क्षेत्र में डिफरेंट प्रोसेसेस काम कर रहे हों, है ना, या काम कर रहे हो नहीं, काम किए हों, क्योंकि हम वर्तमान और इतिहास दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अधिकांश भूआकरिकी वैज्ञानिक मानते हैं, अधिकांश जो जियोमोर्फोलॉजिस्ट इस बात से सहमत हैं कि स्थल स्वरूप एक क्रमिक और नियत विकास का प्रतिफल है। किसी भी स्थान के जो लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है, वो आपको एक सीक्वेंस दिखाते हैं डेवलपमेंट की। तो सिद्धांत की पुष्टि होती है, ठीक है, परंतु बहुत से विद्वान डेविस द्वारा प्रतिपादित जो अवस्थाएं हैं उन पर सवाल उठाते हैं, है ना। अवस्था पे जरूर सवाल उठाते हैं, लेकिन मूलभूत जो संकल्पना है, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है पांचवा, वो सार्वभौमिक है। ठीक है, सामान्यतः यह सिद्धांत प्राथमिक स्तर पर उपयोगी हो सकता है ना, परंतु यदि स्थल रूपों के विकास के अधिक विशिष्टीकृत उपागमों को यदि अपनाया जाए तो हमें थोड़ा सा इसकी प्रासंगिकता जो है वो कम प्रतीत होती है। ठीक है, अब देखो इसी को थोड़ा सा और खोल के देखते हैं
यदि हम देखें कि किसी भी क्षेत्र में, है ना, यदि भूगर्भिक, संरचनात्मक एवं जलवायु संबंधी भिन्नताएं पाई जाती है ना, वहां पर भूगर्भिक लक्षणों में भिन्नता है ना, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज डिफरेंट संरचनात्मक गुणों में भिन्नता है ना, जलवायु संबंधी कारक भिन्न भिन्न है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जो डिफरेंट पीरियड्स हैं जिनका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना, अलग अलग जो काल है, ठीक है, हम देखते हैं कि तुलनात्मक कालों में एक जैसे भूआकृतिक प्रक्रमों के कार्यरत रहने के बावजूद भी, है ना, स्थल रूपों का चारित्रिक विशेषताओं में हमें भिन्नताएं पाई जाती है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भूगर्भिक, संरचनात्मक और जलवायु संबंधी भिन्नताएं हैं, ठीक है, यदि ये भिन्नताएं हैं तो एक ही प्रकार का प्रक्रम जो है वो भी जो स्थल स्वरूप बनाएगा उसमें हमें थोड़ी थोड़ी भिन्नताएं देखने को मिलेगी। मैं फिर दोहरा रहा हूं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। यदि भूगर्भिक, संरचनात्मक एवं जलवायु संबंधी भिन्नताएं पाई जाती, यदि किसी भी क्षेत्र में, है ना, कोई दो क्षेत्र मान लो, उन दोनों क्षेत्रों में भूगर्भिक, संरचनात्मक और जलवायु संबंधी भिन्नताएं हैं, है ना, तो तुलनात्मक कालों में, है ना, वहां पर तुलनात्मक कालों में एक जैसे भूआकृतिक प्रक्रमों के कार्यरत रहने के बावजूद, चाहे वहां दोनों जगह चाहे नदियां ही अपना कार्य कर रही होंगी, जो स्थल स्वरूप बनते हैं उनकी चारित्रिक लक्षण जो हैं, उनकी जो चारित्रिक विशेषताएं हैं, हमें उनमें भिन्नताएं देखने को मिलेगी, ठीक है। कार्यरत जो प्रक्रम है वो एक ही है ना, लेकिन जो भी रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं उनमें हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, उनमें हमें उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं उसमें हमें भिन्नताएं देखने को मिलती है। कारण कि वहां पर जियोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल और क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं, है ना, जियोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज और क्लाइमेटिक कंडीशंस, इनमें हमें भिन्नताएं देखने को मिलती है, ये वैरी करती हैं, ठीक है। इसी प्रकार किन्हीं दो प्रदेशों, अब देखो यहां पर दो प्रदेशों की बात हो रही है ना, कि भूआकृतिक विशेषताओं में समानता तभी स्वीकार की जा सकती है जब, यदि मान लो दो प्रदेश हैं और उन दोनों प्रदेशों में भूआकृतिक समानता है, मतलब उनमें जो लैंडफॉर्म्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा मैच खाती है। ये कब मैच खा सकती है? जब प्रारंभिक सतह एक जैसी हो, नंबर एक, है ना, जब वहां पर जो प्रारंभिक सतह है जिस पर काम शुरू किया भूआकृतिक प्रक्रम जो है, उनकी शुरुआत हुई, वो एक जैसी है। नंबर दो, चट्टानी विशेषताएं एक जैसी है। नंबर तीन, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज, है ना, अर्थात जो संरचनात्मक विशेषताएं, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज, वो एक जैसी हैं। जलवायु संबंधी विशेषताएं एक जैसी है ना, और वहां की विवर्तनिक दशाएं, जो वहां टेक्टोनिक कंडीशंस है, वो भी एक जैसी हैं। तब हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि किन्हीं दो भिन्न भिन्न जो प्रदेश हैं उनमें भूआकृतिक विशेषताओं में समानता देखने को मिल सकती है। और ऐसा हमें देखने को नहीं मिल सकता, ऐसा रेयर है ना। दो क्षेत्र जिनकी प्रारंभिक सतह भी एक जैसी हो, जिनके चट्टानी गुण भी एक जैसे हों, जिनके संरचनात्मक गुण भी एक जैसे हों, जहां जलवायु संबंधी दशाएं भी एक जैसी हो, जहां का विवर्तनिक इतिहास भी एक जैसा हो, ऐसा हमें कम देखने को मिलता है। इसीलिए पृथ्वी की सतह पर आपको वैरायटीज देखने को मिलती है, समानताएं बहुत कम देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर हमने आज 5 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ जियोमोर्फोलॉजी की बात करी। हमने भूआकृतिक विज्ञान के 5 मूलभूत सिद्धांतों की बात की। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे जो 5 रिमेनिंग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं उनके साथ। थैंक यू वेरी मच।